अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तजिया के साथ मैं हूं उमर दराज गोंदल। पाकिस्तान में मौजूदा हुकूमत हो या साबिका जो हुकूमत थी तहरीक इंसाफ की, सेम पेज का बहुत शोर पड़ता था कि सेम पेज है। किसी ने कहा पहले सेम पेज था, अब तो सेम सिलेबस है। आज हुकूमत के एक इत्तेहादी इजाजुल हक साहब का एक इंटरव्यू आता है और उस इंटरव्यू के अंदर वो कहते हैं कि मौजूदा हुकूमत भी वही गलती कर रही है जो माजी की हुकूमतों ने गलती की कि हमारा कोई मुतबादिल नहीं है। क्या वाकई ही इस हुकूमत का फिलहाल दूर दूर तक कोई मुतबादिल नहीं है? फिर जब हुकूमत के अपने इत्तेहादी कहें कि इस हुकूमत ने बहुत कुछ आउटसोर्स कर दिया है, जो इनका काम है पॉलिटिकली करना वो भी नहीं कर पा रहे, तो क्या ये समझा जाए कि सेम पेज होते हुए कहीं ना कहीं कोई डिस्ट्रेस या मिसट्रस्ट डेवलप हो रहा है, या ये सिर्फ और सिर्फ मार्केट के अंदर चैमगोइयां हैं? इसके ऊपर आज बात करेंगे। और फिर हमने ये देखा कि पिछले हफ्ते में वकला तहरीक की बहुत सारी बातें हुई हैं। पाकिस्तान में वकला तहरीक चली, उसमें जजेस बहाल हुए, उसके बाद जो हुआ वो भी अपनी एक कहानी है। लेकिन तारीख का पैराए में अगर देखें तो ये बात मालूम है कि जब भी कोई तहरीक चली खास माहौल में चली। क्या वो खास माहौल इस वक्त बन गया है? और क्या बार काउंसिल्स के बगैर एक मखसूस धड़ा ये तहरीक चला सकता है, या ये बार के जो इलेक्शंस आने वाले हैं उन इलेक्शंस की तैयारी हम उस हवाले से कहेंगे। फिर हमने ये देखा कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इमरान खान की हमशीरा अलीमा खान एक स्ट्रीट मूवमेंट चलाती दिखाई दे रही हैं। ये स्ट्रीट मूवमेंट इमरान खान की रिहाई की स्ट्रीट मूवमेंट है, या अमली तौर पे ये तहरीक इंसाफ के खिलाफ या तहरीक इंसाफ की सूबाई हुकूमत के खिलाफ है कि आप कुछ नहीं कर पा रहे, अब हम निकलेंगे। और फिर एक और बड़ा अहम तारीखी सवाल है कि क्या स्ट्रीट मूवमेंट्स या पाकिस्तान में सियासी तहरीकें खैबर पख्तूनख्वा से जो चली, या अगर कोई चली भी हैं कि नहीं चली, जिन्होंने मुल्क की सियासत को तब्दील किया, तो क्या तहरीक इंसाफ जो है गलत ग्राउंड के ऊपर गलत स्ट्रीट मूवमेंट चला रही है? जहां चलाना है अभी वहां पर कोई भी नहीं जा रहा। इसके ऊपर बात करेंगे। फिर जुडिशल कमीशन में जजेस की तैनातियां हैं, और नौरीन न्याजी ने एक मुतनाज़ा बयान दिया। उस मुतनाज़ा बयान को आज तहरीक इंसाफ ने बाज़ाब्ता तौर पर उससे लाताल्लुकी का इजहार किया, बैरिस्टर अली जफर साहब ने। तो क्या इस लाताल्लुकी से ये समझा जाए कि तहरीक इंसाफ भी गुडविल जेस्चर दे रही है? इन तमाम अहम मौज़ूआत के ऊपर आज हमने बात करनी है। अपने मौजूद मेहमानों का ताता हूँ। हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर लिया है रियासत अली आज़ाद साहब ने। आप वकील हैं, कानूनदान हैं। उनके साथ हाफिज हसान खोकर साहब जो हैं वो भी बड़े मंझे हुए वकील हैं, और फैसल चोई साहब वकील भी हैं, फिर तहरीक इंसाफ से ताल्लुक भी है। चोई साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया। आप तीनों मेहमानों का शुक्रिया। आगे चल के हम जो खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से वहाँ से किसी साफी से भी ज़रूर बात करेंगे। मैं ज़रा आगाज़ जो है वो चोई साहब आपसे करना चाह रहा हूँ, आप चूँकि दूर बैठे हुए हैं। मुझे ये बताइए कि तहरीक इंसाफ को चलें छोड़ देते हैं। जब आपकी हुकूमत थी तो उस वक्त भी यही चलता था कि 10 साल का कोई प्लान है, कोई खतरा ही नहीं है, हमारा कोई मुतबादिल ही नहीं है। मौजूदा हुकूमत भी ये कह रही है, या एक तासुर उनके अपने इत्तेहादी इजाजुल हक साहब कह रहे हैं कि मौजूदा हुकूमत का भी ख्याल है कि देखें जनाब हमारा कोई मुतबादिल नहीं है। आप एक सियासी कारकुन के तौर के ऊपर ये समझते हैं कि मौजूदा हुकूमत का वाकई ही कोई मुतबादिल नहीं है और इस हुकूमत को दूर दूर तक कोई खतरा नहीं है? तो साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। मुतबादिल तो गवर्नमेंट के अंदर ही मौजूद होते हैं, जी। और जब मुतबादिल ढूंढने में कोई कभी किसी को टाइम नहीं लगता, तो अभी को बेशुमार मुतबादिल हैं। तो ये सोच तो गलत है। ठीक। इमरान खान साहब की हुकूमत जो है उसको साजिश के तहत जनरल बाजवा ने अपनी एक्सटेंशन के हम्म। लालच में आके उसको जो है वो ख़त्म किया, और उन्होंने नवाज शरीफ के साथ डील की थी। तो और उन्होंने उनको जब एक्सटेंशन के लिए वोट दिया, तो फिर वो जनरल एजाज अमजद और उनकी ये उनके साथ डील थी। मौजूदा हुकूमत का जो प्रॉब्लम ये है कि एस्टेब्लिशमेंट की इतनी ज़्यादा जो सपोर्ट है उसके बावजूद भी ये डिलीवर नहीं कर सके, ना अच्छा। मुआशी फ्रंट के ऊपर, ना सियासी फ्रंट के ऊपर, ना गवर्नेंस पे, ना लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर। हम्म। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये बड़ी आराम से ये प्राइवेट महफिलों में भी और जैसे भी ये देते हैं कि जी ये हम तो नहीं कर रहे, जो कर रहे हैं जो पीछे बैठे हुए हैं यानी एस्टेब्लिशमेंट फौज की तरफ इशारा करते हैं कि ये तो जी वही कर रहे हैं, हमारी तो सुनता कोई नहीं। तो ये दो टिकटों में के मज़े भी ले रहे हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं लेना चाह रहे। और इस वक्त जो संजीदा बात यह है कि पाकिस्तान में जो ग्रेविटी के सेंटर्स हुआ करते थे हम्म। उनमें और अवाम में दूरी पैदा हो चुकी है, क्योंकि ये जो सियासतदान है देखिएगा ये तो कल यू टर्न मार लेंगे ना जी। ठीक। ये तो उसी वक्त फिर जाएंगे एक ही एड़ी के ऊपर
इतनी तेजी से अबाउट टर्न फौजी नहीं लेते जितनी तेजी से ये लेंगे, और ये फिर मुख्तलिफ कहानियां बताएंगे। तो ये इस तरह से सूरत हाल इस वक्त ये है कि मुल्क तो नहीं चल रहा ना जी, 5 बजट। लेकिन हुकूमत का ये सिलसिला जिसमें आप भी कह रहे हैं, यही जाजुल अक्सर बात कर रहे थे कि कुछ काम सियासतदानों ने करने होते हैं, जहां पे इन्होंने डिलीवर करना था वो डिलीवर नहीं किया। उनको ये लग रहा है कि सिलसिला अभी चलता रहेगा, लंबा चलेगा, चाहे जो भी हो, क्योंकि कोई प्रॉब्लम नहीं है। पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो चीजें हैं वो भी आपके सामने हैं, अदालतों का भी दूर दूर तक कोई खतरा नहीं है, तो जारी खतरा भी तो कोई नहीं है ना। देखिए सर, बात आपकी दुरुस्त है, उनकी ये बात हद तक दुरुस्त है। इस वक्त तो कोई आपको ऐसा थ्रेट नहीं है कि आप ये कहेंगे जी थ्रेट जो है वो बिल्कुल डेमोक्लिस स्वॉर्ड की तरह इनके सर के ऊपर हैंग कर। और इसी वजह से ये जो नाअहली है, देखिए ना, किसी भी एक चीज की जिम्मेदारी ना लेना, ठीक। और क्योंकि इनको पता है कि इन्होंने वोट नहीं लेने, इन्होंने फॉर्म 47 की हुकूमत बना के फिर आ जाना है। और ये कह रहे हैं कि ठीक है जी, हमने जब वोट नहीं लेने तो फिर हम अवाम की क्यों सुने। बिल्कुल ठीक है। लेकिन आप कह रहे असल जो हैं जी। एसेंस तो ये है ना सियासत का, कि अवामी हमायत के बगैर ना इस्टेब्लिशमेंट ना ये सियासी बेसिकली जमातें। वही बात, अकाउंटेबिलिटी नहीं है, तो फिर वो कह रहे हैं कि हर चीज आउटसोर्स। हाफ साहब, मुझे ये बताइए कि वकला तहरीक के हवाले से अतर मिनल्ला साहब ने एक मजमून लिखा, और उनका जी वकला तहरीक के हवाले से क्यों नहीं चल रही। फिर हमने ये देखा कि अली अहमद कुर्स साहब को एक जिम्मेदारी दी गई, और उन्होंने कहा कि ये छुट्टियों के बाद, एक तो हम ये स्कूल की छुट्टियां तो देखते थे कि बच्चे नानी के घर चले जाते थे, तो छुट्टियां गुजार के स्कूल शुरू होगा। ये कौन सी तहरीक है जो छुट्टियों के बाद शुरू होगी, और फिर माहौल इस वक्त वाकई मुल्क के अंदर है किसी तरीके का? बिस्मिल्लाह हमारे उमर, आपका शुक्रिया। लेकिन इससे पहले जो पहला आपका टॉपिक था, मैं उसके ऊपर आप हुकूमत की तब्दीली पे आना चाहते हैं? नहीं, मैं सिर्फ 1-2 मिनट उस पर बात करना चाहूँगा कि जो इस वक्त मुतबादिल साढ़े पाकिस्तान को का बैठा है। जो पाकिस्तान हाफिज साहब का साढ़े मुतबादिल हैं। नहीं जी, साढ़े नहीं जी, वो वज़ीर कह रहे हैं आज़म कि मुतबादिल ढूंढे ही ना, स्टूडियो में मौजूद है हाफिज अजान खोकर साहब। अच्छा, जो उमर पाकिस्तान का इस वक्त एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है, जिससे आपने पूरे मुल्क को, गवर्नेंस को कंट्रोल करना है, ये बेहतर बनाना है, जितनी देर तक आप इस स्ट्रक्चर को चेंज नहीं करेंगे, आप अपने इकोनॉमिक जो आपके सिस्टम है उसको चेंज नहीं करेंगे, आप डिसेंट्रलाइज पावर को नहीं करेंगे, आप नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स नहीं बनाएंगे, आप अपना आउटडेटेड जो जुडिशल सिस्टम है या प्रोसीजर है उसको चेंज नहीं करेंगे, और उसके बाद ये 27वीं नहीं, 26वीं नहीं, उम्र 26वीं 27वीं जो है वो आपकी जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सुपीरियर जुडिशरी है उससे रिलेट करती है। लेकिन उसके नीचे जो डिलीवरेंस है वो आपकी डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी है या आपके हाई कोर्ट्स हैं, वो एक पूरा सेपरेट टॉपिक है। अब जितनी देर तक इन सारी चीज़ों को, लॉ एंड ऑर्डर को, गवर्नेंस को, एजुकेशन को आप टास्क ऑन नहीं करेंगे, ये कोई भी बंदा यहाँ पे आके बैठेगा, चाहे पीटीआई है, पीपल्स पार्टी है, पीएमएल, ये नहीं डिलीवर कर सकते। क्योंकि उसकी वजह ये है कि आपने 18वीं तरमीम के बाद जो है, नहीं, इसका हल ये है कि आपको नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाने चाहिए, आपको पावर डिसेंट्रलाइज करनी चाहिए, आपको लोकल गवर्नमेंट्स नया देना चाहिए, आपका जो इकोनॉमिक मैकेनिज्म बना हुआ है जो सूबों का और प्रोविंसेस का, उसके अंदर बेहतरी लानी चाहिए, आपको अदालतों के अंदर आउटडेटेड प्रोसेस को टाइम लिमिट के साथ, ये वो चीज़ें जिसके बगैर आप नहीं जा सकते। और जो भी गवर्नमेंट आएगी वो हमेशा यही कहेगी, चूंकि जहां आप एस्टैब्लिशमेंट की बात करते हैं, वो बात यह है कि जहां आप गवर्नेंस के अंदर डिलीवर नहीं कर सकते या आपकी वो गवर्नेंस के अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं है, तो उसके अंदर फिर आप उनको इंगेज करते हैं। जब आप उनको इंगेज करते हैं तो फिर उसके बाद आपने आपको अलहदा कर लेते हैं। ये पीटीआई के दौर के अंदर भी यही था कि जी जो करते हैं वही करते हैं, हमें तो पता ही कोई नहीं है। और हालांकि वो 1 पेज वाली बात भी अभी भी ये है, क्योंकि वजह ये है कि सिस्टम के अंदर जो इतना जकड़ा हुआ है, आउटडेटेड है, इसके अंदर डिलीवरेंस हो नहीं सकती, और इसे हमारे सियासतदानों को और हमारी पार्लियामेंट को इसके थोकना चाहिए। दूसरा उस चीज़ के अंदर है कि जिस आर्टिकल कॉन्टेक्स्ट के अंदर आपने बात की, वो थी 2007 से 2009 की एक लॉयर्स मूवमेंट थी जिसमें हम सारे इकट्ठे थे, और हमारे 5 उसके अंदर बुनियादी एजेंडा थे। एक चीफ जस्टिस को निकाला गया या जजेस को निकाला गया, गलत निकाला गया, उन्हें वापस लाना चाहिए था। दूसरा रूल ऑफ लॉ था, कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी थी। तीसरा इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी उसके अंदर था। और चौथा उसके अंदर इंपॉर्टेंट ये था कि हमारी जुडिशरी एक ऐसी आनी चाहिए कि जो आम आदमी को इंस्टेंट जस्टिस जो है वो दे। ये वो बुनियादी थे, और उसके पीछे भी 3-4 चीजें कॉमन थी। सारे लॉयर्स इकट्ठे थे, पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज इकट्ठी थी। उसके बाद ये था कि आपस के अंदर कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस बार्स के अंदर वो नहीं था। और एक चीज जो इंपॉर्टेंट ये थी कि उस वक्त आपको एक पॉलिटिकल जो चीज थी, डिस्टर्बेंस थी या टर्मोइल था, जिसको पॉलिटिकल पार्टीज ने इस लॉयर्स मूवमेंट को बैक करके अपने ऑब्जेक्टिव जो थे वो अचीव करने थे।
अब ये है कि वो ऑब्जेक्टिव्स जो है वो अचीव हुआ या नहीं हुआ, आपने जजेस को रिस्टोर किया। अब 15-14 साल के अंदर जो इस मुल्क के अंदर आया, नंबर 1 क्या आया कि आपके जजेस ने कॉन्स्टिट्यूशनल ओवर रीच किया, आपके जजेस ने अपनी मर्जी की 19th अमेंडमेंट लेके आए, आपके जजेस ने सुओ मोटो का गलत इस्तेमाल किया। नहीं, सुन लेना, मैं उसी तरफ आ रहा हूं ना। उसके बाद जजेस जो थे वो मखसूस चैम्बर्स के अंदर से लगाए गए और उसकी अच्छा मैं नहीं, एक जुमला हाँ, अब तो नहीं लगाया जा रहा। नहीं, मैं आपको बताता हूं। आप देख ले जितने भी ये जजेस लगे हैं वो सारे के सारे जो हैं उनका मिडिल क्लास बैकग्राउंड है। आपको आम जजेस जो हमारे अंदर लॉयर्स उन्हीं में से आप लाइक करें या ना लाइक करें, वो जो एक इलीट आपके जुडिशियल सिस्टम के अंदर आया करती थी कि जज यही बन सकता है कि उसका बाप जज जो उसका जो बड़ा रिश्तेदार है वो जज उसके अंदर, और खास चैम्बर जो उसके, आप निकालें ना वो 15, 20, 25 साल की लिस्टें कि कौन से वो लोग जजेस थे जो पाकिस्तान के जुडिशियल सिस्टम में आए। और इसी के लिए हम सारों ने स्ट्रगल की कि इसको ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और आपके पास प्रोफेशन आने चाहिए। उसके बाद एक आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिकल डिवीजन आई। कुछ ने कहा कि फैसले ठीक है, जिसमें आर्टिकल 63A आया, पनामा आया, उसके बाद 62(1)(f) आया, रिजर्व सीट्स आई। ये वो सारे फैसले थे जिसके अंदर पोलराइजेशन आई। कुछ ने एक्सेप्ट किया, कुछ ने नहीं किया। फिर जो जजेस का कॉन्डक्ट था अदालत के अंदर एग्रेसिव था, लिटिगेंट्स के साथ, लॉयर्स के साथ, हर चीज को जो है जो ऑर्डर का हिस्सा नहीं है ऑब्जर्वेशंस में जाते थे। मुझे फिर वो जो सारी बार थी, मुझे बताएं माहौल है कि नहीं तरीका? नहीं, बिल्कुल नहीं है ना। वो जो सारी बार थी, अब वो कोई किसी पार्टी का सेनेटर बना हुआ है, कोई MNA बना हुआ है, कोई मिनिस्टर बना हुआ है, बार आपकी टोटल डिवाइड है। और ये कह देना कि इस चीज के अंदर के बार अब एजेंडा क्या है? एजेंडा ये है इस वक्त जो बज़ाहिर है वो ये है कि जजेस की मेरिट पे अपॉइंटमेंट होनी चाहिए। ये एक एजेंडा ये है। दूसरा एजेंडा ये है कि जी जो अमेंडमेंट्स है वो गलत। अब अमेंडमेंट्स करना पार्लियामेंट का काम है, लॉयर्स का काम ये है कि आप एडवाइस तो कर सकते हैं, ये नहीं कह सकते पॉलिटिकल। चले। अब वो जो एक जजेस की अपॉइंटमेंट इशू अब ये है कि जो लोग पहले जज लगवाया करते थे या जिनकी रिकमेंडेशंस पे आया करती थी, अब उनका हिस्सा नहीं है। जब उनका हिस्सा नहीं है, ये जबरदस्त है, दूसरी उनका हिस्सा साइड नहीं है। मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं, यहीं से कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक। मखसूस चैम्बर्स और मखसूस धड़ा, उनके जजेस नहीं लग रहे। अब मेरिट के ऊपर सब कुछ हो रहा है, मेरिट पे तरमीम हो रही है, मेरिट पे अपॉइंटमेंट्स हो रही हैं। तो मुझे ये बताइए कि अचानक वकीलों ने दोबारा आ रही है महकूर साहब का, अब उनको तो चाहिए था अपना वो एंजॉय करें अपनी वकालत के, ज़ाहिर उनका वो आखिरी इनिंग्स के आसपास होंगे, अब दोबारा से वो सड़कों पे आएंगे। और फिर ये भी एक बड़ी दिलचस्प है कि छुट्टियों का इंतजार किया जा रहा है, जरा छुट्टियां खत्म होगी। आपके सवाल के गोंदल साहब दो हिस्से, एक जजेस की तैनाती और दूसरा वकला तहरीक। पहले मैं जजेस के हवाले से कि जी अब जो इन्होंने अमेंडमेंट करके जो मिडिल क्लास से जजेस ले रहे हैं उस पे मैं बात करूंगा कि पहले तो जजेस ही जजेस लगा रहे थे अपने रिश्तेदारों को, चैम्बर्स के जजेस आ रहे थे। तो अब क्या मतलब एक हाफिज साहब जज बन गए या कोई और मेरे भाई जैसा कोई और शख्स कोई जज बन गया? कोई एक मिसाल दे दें। आज भी वही जज लग रहे हैं जो ताकतवर हल्के चाहते हैं, जिनकी रिकमेंडेशन वो देते हैं, वो जजेस लग रहे हैं। पीपल्स पार्टी के दौर में जाले जजेस लग रहे थे, ठीक है। उसके बाद ये पार्लिमानी कमेटी वाला एक आया जिसको सुप्रीम कोर्ट ने सस्पेंड कर दिया, 18वीं तरमीम, वो जजेस आ गए थे। आपको याद होगा उसमें एक बड़ी मशहूर जजमेंट थी जाले जजेस। वो जजेस लगाए गए थे कि एक तरफ उनके सियासी केसेस की आवाजें अदालतों में पड़ रही होती थी, दूसरी तरफ वो हाई कोर्ट में एज ए जज कोर्ट कर रहे होते थे। फिर दूसरा आ गया 18वीं तरमीम वाला। उसके बाद अब ये जजेस आ गए। मुझे आज भी बताएं कि एक जो नॉमिनेशन होती है एक टेक्नोक्रेट्स की सीट पे और एक माइनॉरिटी का, स्पीकर ने एक ऐसा मेंबर रिकमेंड किया जुडिशल कमीशन के लिए कि जिसका इंटरव्यू उसकी बहन ने किया है, ठीक है। ये मतलब उससे भी आगे वाली बात है। अब तीसरी बात ये है कि अगर वो जाले जजेस थे तो आज सियासी जजेस लगाए जा रहे हैं। आज जो पॉलिटिकल पार्टी जिसकी मेजॉरिटी है जुडिशल कमीशन के अंदर, चूंकि बाय वर्चू ऑफ वोट कास्ट होना है और जजेस ने लगना है, तो मेजॉरिटी तो एग्जीक्यूटिव की है। फैसला आज़म नज़ीर तारड़ साहब करते हैं, तो ऑफ कोर्स उनके बंदे लग रहे हैं। जो लोग वो चाह रहे हैं, जिनका वो रिकमेंडेशन आती, वही जजेस होते हैं। कोई ये मिडिल क्लास का एक ढकोसला हाफिज साहब बता रहे हैं कि जी आज मिडिल क्लास से जजेस आ रहे हैं, आज फलां जगह से आ रहे हैं। वकीलों में से ही पहले भी जजेस आते थे, आज भी वकीलों में से ही आ रहे हैं। लेकिन हमारी डिमांड ये है कि इन बजाय कि आप ऐसे जजेस लगाएं, अब इन्होंने रियाजत अली जज लगाया जो पहले जज बना हाई कोर्ट का, जुडिशल कमीशन ने उसको कंफर्म नहीं किया, घर चला गया। अब ये जो नया सेटअप है उसमें उन्हें दोबारा हाई कोर्ट का जज लगा दिया। ये मेरिट है इस अमेंडमेंट का। और अब मुझे बताएं
हमारी बुनियादी क्या है कि हम कहते हैं कि कॉम्पिटेंट, ऑनेस्ट, मेरिट वाले आजाद जजेस हों, रियासत अली आजाद मेरिट पे फैसला रियासत अली आजाद मेरिट पे फैसला करें। ये नहीं है कि वो डिक्टेशन पे फैसला करें, ये नहीं है कि वो लोगों को पॉलिटिकल विक्टिमाइज करें, वो फैसलों के अंदर एक पार्टी बन के आइडेंटिटी करें। आप देखें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्या हो रहा है, आप केसेस को देख लें, आप रिकॉर्ड उठा के देख लें। वैसे आप प्रैक्टिसिंग लॉयर्स हैं सारे। 26वीं और 27वीं तरमीम के बाद एक तो ये भी था ना कि केसेस की पेंडेंसी बहुत ज्यादा है, उस पे बेहतरी आई है वैसे ओवरऑल? बिल्कुल जीरो प्रोग्रेस है उस हवाले से। इन्होंने कहा था हमने आईनी कोड बना दिया, अब जो सुप्रीम कोर्ट में पेंडेंसी और बैकलॉग है वो खत्म हो जाएगा, वो उससे भी ज्यादा हो गया। अब आ जाए वुकला तहरीक की तरफ। देखिए माहौल जो होता है ना, माहौल आज बिल्कुल मुकम्मल तौर पे, आज लोग मायूस हैं। किससे? अदलिया से। आज लोग मायूस हैं पार्लियामेंट से, पार्लियामेंटेरियन से। आज लोग मायूस हैं, ये जो सेटअप चल रहा है इससे मायूस हैं लोग। ये जो महंगाई, ये जो लोगों को क्रश किया जा रहा है, लोगों की गले बंद किए जा रहे हैं, एक सवाल का जवाब दे रहे हैं जी। ये वुकला की तहरीक है या तहरीक इंसाफ के वुकला के धड़े की तहरीक है? इसीलिए अली अहमद कुर्द को लीड कर रहे हैं कि उसका किसी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक नहीं। हामिद खान साहब पीछे, मुनीर अहमद साहब पीछे, ठीक है, हालांकि वो भी तहरीक में हमारे सुरखेल रहे हैं, लेकिन आजकल उनकी सेहत नहीं, इसीलिए अली अहमद कुर्द साहब उसको लीड कर रहे हैं। और ये इंडिपेंडेंट वुकला और सिविल सोसाइटी की तहरीक है और माहौल है। और इंशाल्लाह छुट्टियों की आपने बात की, अदालतें चूंकि हमारे यहाँ जून, अगस्त और जुलाई और सितंबर तक छुट्टियां होती सुप्रीम कोर्ट की, तो हम सितंबर में इंशाल्लाह पेशावर से इसका आगाज करेंगे और आप देखेंगे आज अवाम निकलने के लिए तैयार है। और हम आपको मुझे बताइए कि एक तो आप जब खोकर साहब गुफ्तगू कर रहे थे, आप बार बार कोई जुमला कह रहे थे, वो जुमला नहीं पहुंच रहा था। दूसरा ये बताइए कि तारीख में हमने ये देखा है कि माजी की जिस तहरीक आप सब लोग क्रेडिट लेते हैं, बाद में पता चला कि वो तहरीक तो कहीं और से चल रही थी, आप लोग सारे थे, फिर फोन हुआ, नवाज शरीफ साहब और इत्तेजाज साहब जो है वो गुजरांवाला से ही जजेस बहाल करवा के चले गए। अब भी कोई ऐसा माहौल है कि तहरीक चले? क्योंकि तहरीक जब चलती है तो चलाई जाती है। मैं ये पूछना चाह रहा हूं आपसे। सबसे पहली बात तो ये है कि हम इस गुनाह में शामिल नहीं थे जिसमें हाफिज साहब और आज़ाद रियासत उस वक्त शामिल थे, और हम इनको कह रहे थे कि बेवकूफ़ मत बनो, ये कोई वकला की तहरीक नहीं है, ये एजेंसियों की स्पॉन्सर्ड तहरीक है। और ये सारों ने उसमें माल बनाया बेशुमार, ये हाफिज साहब को भी पता है और रियासत आज़ाद को भी पता है। जो लोग मोटरसाइकिलों पे आते थे वो गाड़ियों पे आ गए, जो छोटी गाड़ियों पे आते थे वो लैंड क्रूजरों पे आ गए, और सारा जो है वो अदालतें उस वक्त 109 जज वो फारिग किए गए। पीसीओ जजेस ने उनको पीसीओ जज कह के निकाल दिया, और उसके बाद से अदलिया जो है वो कभी भी जो है वो असम्बली नहीं, वो सारे मिडिल क्लास से ताल्लुक रखने वाले जजेस से जिनको निकाला गया। इफ्तिखार चौधरी ने उसको सारी साजिश की अपने हवारियों के साथ मिलके, और वो एक स्पॉन्सर्ड तहरीक थी। ये रियासत आज़ाद कह रहे हैं और आप कह रहे हैं, भाई स्पॉन्सर ही नहीं है आपके पास, उस वक्त स्पॉन्सर थे, ये सारी तहरीक स्पॉन्सर थी, पैसे आ रहे थे इनको। उस वक्त की जो एस्टेब्लिशमेंट थी वो मुशर्रफ साहब के खिलाफ जो है मुकम्मल तौर पे इनके हैंड इन ग्लव थी। ये आज क्यों नहीं चला सकते? ये मुझे ये सवाल है। आज वुकला तहरीक चला सकते हैं? रहमान साहब ने कल बंदे इकट्ठे किए ना, ये जरा अली अहमद कुर्द करके दिखाए मुझे। इतने बंदे, 4 बंदे बैठा के जी मैं तहरीक चलाऊंगा, जब चलाएगा मैं देख लूंगा। ठीक है जी, ये एम खाम खा के हीरो बने हुए, ये सारे उस वक्त लगे हुए थे उन एजेंसियों के कहने के ऊपर, हैंड इन ग्लव थे। ये अहमद खान तहरीक चलाएगा जो कि अपना गवर्नर खालिद मकबूल को उस वक्त इंटरव्यू दे के अटॉर्नी जनरल बनना चाह रहा था, और खालिद राजा साहब एंटर हो रहे थे, ये वहां से निकल रहा था। ये तो इनके किरदार है। आप क्या बातें करते हैं कि तहरीक चलेगी और वो चलेगी? सर एक एक वकील का हमें पता कौन क्या था और क्या बन गया। क्या ये फिर बार के इलेक्शन की तैयारी है? और ये सर सारी फ्रॉड है। ये बार के सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन आने वाला है, उसमें ये नाचा कूदा करेंगे, हासिल वसूल कुछ भी नहीं है। आप मुझे बताएं ना कि तहरीक इंसाफ वाले अगर इस काबिल होते, उनका तो जेल ग्रुप है, वो कहता है जी कि मौलाना फजल रहमान ने से भी उन्होंने अलहदगी अख्तियार की है, नौरीन न्याजी से, वो तो चाहते ही नहीं है, वो तो इमरान खान को जेल में रखो ग्रुप है कि वो बाहर ना आए, वरना ये सारे फारिग हैं। ये तो सारे जो है 2 नंबर किस्म के लोग हैं, इनका कोई नजरिया कोई इनका नहीं। अब हाफिज साहब हमारे दोस्त हैं, पूरा आर्टिकल ही पढ़ देते हैं कि जी वो ये सारी बातें तो आपने जो की हैं उससे किसको इख्तिलाफ है? करेगा कौन?
करते हैं। जब ये आते हैं, ये तो सीएम जो है 18वीं तरमीम क्या है, 18वीं तरमीम थी कि आप सिंध में रहेंगे, हम पंजाब में रहेंगे, कोई एक दूसरे में मुदाखलत नहीं करेगा, तो रौला पाई जाओ, विचो विचो खाई जाओ, ये तरमीम है वो। ठीक है। उसके बाद आपने जजेस कौन सा नवाब ऑफ हैदराबाद का बेटा लगा जी, सारे मिडिल क्लास के ही थे। अलहदा बात है कि शहरी इलाकों की मिडिल क्लास थी, बाद में जिम्मेदार आ गए। ठीक है जी। लेकिन मसला ये है कि आप जो भी जज लगाएं, क्या वो आइन का तहफ़्फ़ुज़ करता है? बिल्कुल नहीं करता। वो अपनी नौकरी का तहफ़्फ़ुज़ करता है, वो जो ताकतवर इदारे हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ करता है, और वो आजकल नेकेड हो गए हैं। ये हाफिज साहब कोई बड़े को अच्छा कोई ट्रीटमेंट मिलता होगा अदालत में, हम जाए तो चले, मैं जरा आप साहब से पूछता हूं, से पहले उड़ा देते हैं। मैं आप रियासत आजाद का और मेरा, मैं चौधरी साहब, चूंकि मैं उस तहरीक में सेक्रेटरी था, वो कह रहे हैं गुनाह में शामिल थे, मैं अर्ज कर, इसलिए मैं उसकी रिबटल में बात करना चाह रहा हूँ चौधरी साहब से माजरत के साथ, कि मैं 8 में भी सेक्रेटरी था, 9 में भी सेक्रेटरी था, 7 से शुरू हुई, 8 9 पहला लॉन्ग मार्च जो हुआ था उसका मैं स्टेट सेक्रेटरी था, दूसरा भी हुआ। मैं यहाँ पे आपके सामने बैठ के ये हलफ पे बात कर रहा हूँ कि मैं डिस्ट्रिक्ट अखबार ने उसको लीड किया था, डिस्ट्रिक्ट अखबार से मेरे साइन और जो सदर थे हमने वो चेक जो खर्चा हुआ था हमने दिया था, हमें पब्लिक ने भी पैसे दिए थे। मैं हलफ पे कहता हूँ कि हमें किसी ने पैसा नहीं दिया। जिनका चौधरी साहब जिक्र कर रहे हैं उनका नाम ले दें। हमने इस मुल्क के लिए रूल ऑफ लॉ शामिल नहीं है, चलो बाकी हमने सुप्रीमेसी के लिए एक जदोजहद की थी, उसका रिजल्ट क्या हुआ, उसके फवायद क्या हुए, मैं उस पे नहीं जाता। मैं कि ना करो, हमने उस वक्त ये कहा था कि ये इस मुल्क के लिए, इस आइन के लिए और आइंदा आने वाली नस्लों के लिए, हमने उस वक्त ये बेहतर उस वकला तहरीक के नताइज हासिल नहीं हुए। नहीं, यहीं से कंटिन्यू करते थे, ब्रेक के वेलकम बैक। मैं एक इक्वेशन समझना चाह रहा हूं। अगर आज एहसन भून साहब और आजम नज़ीर तारड़ साहब ये चाहें कि ये शख्स जज बनना चाहिए, क्या ऐसा मुमकिन है कि वो जज नहीं बन पाएगा? देखें अली उमर, एक तो चीज़ ये है कि इस बात पे हमारा इत्तफाक हो गया कि जो पिछली लॉयर्स मूवमेंट थी उसके नताइज जो है हासिल नहीं हुए। सही बात। और जब उसके नताइज हासिल नहीं हुए तो हमें फिर 2007 या 9 की जो मूवमेंट थी उसे रेफर नहीं करना चाहिए। उसकी सिचुएशन और थी, उसके इनोसेंटली लोग शामिल हुए, एफर्ट्स की गई, नहीं जो भी सारी चीज़ें थी, लिहाजा उसको 2025-26 से कंपेयर करना। एक दूसरा ये है कि पाकिस्तान की जो मेजॉरिटी ऑफ लॉयर्स है उसने 26वीं तरमीम को भी सपोर्ट किया, यानी कि इलेक्शन हुए और इलेक्शन लड़ा इस बुनियाद पे गया कि जी 26वीं तरमीम को हम नहीं मानते, और इलेक्शन लड़ा और वो इलेक्शन हार गए। उसके बाद 27वीं तरमीम वाली बात आई तो इलेक्शन इस बुनियाद पे लड़ा गया कि जी हम 27वीं तरमीम को नहीं मानते, और पाकिस्तान की मेजॉरिटी ऑफ लॉयर्स ने उसको रिजेक्ट किया। आपको बार काउंसिल्स के अंदर भी रिजल्ट्स आए, आपको दूसरी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के अंदर नजर आए। अब तीसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है कि जिसकी तरफ आपने इशारा किया, बात यह है कि एक पहले कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म था जो 18वीं तरमीम से पहले था कि जी गवर्नर नाम दे देता था, चीफ मिनिस्टर नाम दे देता था, और उसके बाद जो है एक बन जाता था। जजेस ने कहा कि हम फैसला करेंगे जजेस केस के अंदर, और आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने सारी डिस्क्रिप्शन अपने पास ली और अपनी मर्जी के जज लगाए, इसमें दो राय कोई नहीं है जी। उसके बाद जब 18वीं तरमीम आई, पार्लियामेंट ने उसको बैलेंस करने की कोशिश की कि जी हम कर, चीफ जस्टिस ने कहा हम नहीं मानते, 18वीं तरमीम को स्ट्राइक करूंगे, आप 19 पे आए। जब 19 पे आए तो वो जो पार्लियामेंट्री कमेटी का रोल था आपने उसको भी खत्म कर दिया, यानी कि उसको सस्पेंड कर दिया, हेल्ड एंड अबेंस का डिसफंक्शन कर दिया। उसके बाद 14-15 साल से ये मैं सारे फैसले हम ये कहते थे कि जजेस मेरिट पे आने चाहिए, अच्छे लोग आने चाहिए, इंसाफ के मुताबिक जो फैसला कर सके, वो नहीं हुआ। उसका रिजल्ट्स क्या निकला कि अभी भी जिन जजेस को ये कोस रहे हैं कि जी वो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी अब रही नहीं, कोई इस वक्त उमर पाकिस्तान का चीफ जस्टिस या चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ऐसे नहीं है कि जो आपकी लॉयर्स मूवमेंट की प्रोडक्ट ना हो। जब लॉयर्स मूवमेंट की वो प्रोडक्ट हैं, उनको आपने दिया हुआ, उनके पीछे उन्हीं के खड़े हुए हैं ना, वो रातों रात तो नहीं है कुछ हो गया। अब दूसरा जिनको कह रहे हैं कि जी वो लग रहे हैं, और भाई उन्हें किसी को अभी जुमा 8 दिन हुए हैं, किसी को 1 साल हुआ है, कोई कंफर्म हुआ है नहीं, आप उनको एवेल्युएट करें 2-3 साल के बाद कि उनकी परफॉर्मेंस क्या बनती है। अपॉइंटमेंट तो बात हो सकती है ना। अब जो अपॉइंटमेंट है कि आपकी पार्लियामेंट ने एक मैकेनिज्म बनाया है,
उस मैकेनिज्म के अंदर पहले जो टिल्ट था, जाली पार्लियामेंट एक सुन नहीं फैसल सुन लेना, वो आपके नजदीक तो सारा कुछ ही जाली है ना आप, और उसी पीटीआई जो है उसी अमेंडमेंट के अंदर जो 26वीं 27 में उसके अंदर पार्टिसिपेट भी करती है, जुडिशियल कमीशन में भी जाती है, ये जजेस के इंटरव्यू हुए हैं उसके अंदर भी उनके लोग गए, चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट जब हुई थी या अफरीदी की उसके अंदर भी ये लोग शामिल थे, मौलाना फजलुर रहमान के साथ ये सारे के सारे शामिल थे, फ्रॉम डे 1 से लेके लास्ट डे 1 तक। इसको फैसल भी सपोर्ट करेगा, लेकिन बात के अंदर कहा गया कि हम इसे नहीं मानते कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं, जो आप पर्सनैलिटी को छोड़े ना फैसल, आप जिसको लाइक करें या ना करें, एज ए जमात पीटीआई जो थी 26वीं तरमीम के ऊपर ऑन बोर्ड थी। अब ये है कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म बना है, उसके अंदर पहले टिल्ट जो था वो जुडिशरी की तरफ से था, अब ये ऑपोजिशन को और उसको जो है गवर्नमेंट को मिला के कहते हैं कि इनकी मेजॉरिटी है। अब मैं ये समझता हूं कि इसमें दो राय नहीं है कि अगर ये टिल्ट चेंज हुआ है फ्रॉम जुडिशरी से उधर गया है तो उसके अंदर अच्छे लोग आने चाहिए, अच्छे प्रोफेशनल्स आने चाहिए। ये तो देखिए ये उसूली बात है ना। अब मेरा सवाल कुछ और मैं उस पे आता हूं। अब ये है कि अगर वो दोनों किसी को बनाना चाहें तो जितनी देर तक वोटों की अक्सरियत जो है वो नहीं आएगी, गवर्नमेंट इस जुडिशियल कमीशन में गवर्नमेंट की मेजॉरिटी है नहीं, गवर्नमेंट की मेजॉरिटी नहीं है, आप काउंट कर लें, आप ऑपोजिशन को निकाल दें और कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस निकाल दें। पिछले के अंदर भी आपका अटॉर्नी जनरल हिस्सा ऑफिस में तो गवर्नमेंट के पास होता है। नहीं आप फिर ये कहें कि क्यों आप पहले अटॉर्नी जनरल को कौन अपॉइंट करता है? एक सेकंड, अटॉर्नी जनरल को और वोट किसको देता है? मैं 26वीं तरमीम से पहले क्या अटॉर्नी जनरल जो था वो इस जुडिशियल कमीशन का हिस्सा नहीं था? बिल्कुल था। तो इसका मतलब ये है कि आपने कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस को उसके अंदर डाला है। अब ये है कि आपने पिछली जो थी उसके अंदर बार काउंसिल का रिप्रेजेंटेटिव नहीं था, आपने उसके अंदर डाल दिया। फर्क सिर्फ इतना यह आया है कि अब आपने पार्लियामेंट की रिप्रेजेंटेशन कर दी ऑन द बेसिस ऑफ सीट, जो पहले नहीं थी। अब पार्लियामेंट के अंदर तीन मेरा भी सवाल वही है। मेरा वन लाइन अगर आजम नजीर तारड़ साहब, एक बात जरा हाफिज साहब से ये भी इसका भी जवाब ले लीजिए जी, कि अटॉर्नी जनरल भी अपॉइंटेड है, लॉ मिनिस्टर भी अपॉइंटेड है, वोट भी करते हैं। वो पीटीआई के दौर के अच्छा वो चले, मेरा सवाल और है, मैं पीटीआई के अटॉर्नी जनरल या लॉ मिनिस्टर अगर एक सुन ले, आजम नजीर तारड़ साहब पिछले चीफ जस्टिस के साथ कंप्रोमाइज करके नहीं बंदे। अच्छा मेरा सवाल है, अगर आजम नजीर तारड़ साहब ये फैसला कर लें कि हाफिज एहसान खोखर साहब नए जज होंगे, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर रुए जमीन पर उनको रोका जा सकता है? बिल्कुल रोका जा सकता है। कैसे रोका जा सकता है? वो इसलिए जा सकता है कि उनकी एक ओपिनियन है, वो ओपिनियन के अंदर एक नॉमिनेशन दे सकते हैं। अटॉर्नी जनरल उनसे इख्तिलाफ करेंगे? मैं बताता जाता हूं, जो स्पीकर की नॉमिनी है वो हुकूमत की नॉमिनी नहीं है। किसका? स्पीकर की जो नॉमिनी है। आपने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर डाल दिया है कि आपने एक नॉमिनी डाल दी। मैंने आपसे कहा है कि आप जुडिशियल मेंबर्स निकाल दें, यानी कि जुडिशरी के निकाल दें, यानी कि आपका चीफ जस्टिस दोनों हैं, उसके बाद आपके प्यूने जज हैं, इधर का उधर का वो निकाल दें, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसेज आप निकाल दें, और उसके बाद आप पीपल्स पार्टी को निकाल दें जो आपकी ऑपोजिशन है। वो हुकूमत का हिस्सा है, पीपल्स पार्टी हुकूमत का नहीं हिस्सा है ना। कैसे फेडरल गवर्नमेंट में है, फेडरल गवर्नमेंट के अंदर है, नहीं है, इत्तेहादी है, ट्रेनी बेंचेस पे बैठे हैं। ट्रेनी बेंचेस में बैठना और है, पार्ट ऑफ द कैबिनेट होना और है। चले मैं जरा कि अगर उसको निकाल दें तो ये चीज एक है उमर, एक चीज एक सुन ले, वो ये है कि इस बात से पूरा मेरा इत्तेफाक इस चीज का है कि अगर ये पार्लियामेंट की तरफ टिल्ट गया है तो हमें अच्छे लोग लगाने चाहिए। या मान रहे हैं कि उधर चला गया, या मान बिल्कुल गया है ना, बिल्कुल गया उस चीज के अंदर कि पहले आप देखें ना कि जब जो पिछले चीफ जस्टिस है उनका आया, उन्होंने कहा मेरे बंदे इजाफे करें, मैं जरा हमें पेशावर से आप कहते, लेकिन इसके अंदर ये है कि आप थोड़ा सा चलने तो दें ना, चलने दे, आप कह रहे हैं टाइम के बाद रिजल्ट्स आएंगे। हमें पेशावर से यासिर हुसैन साहब ने ज्वाइन कर लिया। मैं जरा यासिर साहब आपके वक्त शुक्रिया। मुझे ये बताइए कि ये जो स्ट्रीट मूवमेंट खैबर पख्तूनख्वा के अंदर शुरू हो गई है, ये अलीमा खान साहब वहां पे जा रही हैं, एक तो बताइए कि अवाम का रद्देमल कैसा है, नंबर 1, और नंबर 2 यहां पे सूबाई हुकूमत कहीं नजर नहीं आ रही, सूबाई तंजीम कहीं पे नजर नहीं आ रही। मुझे तो यूं लग रहा है कि ये जो अलीमा खान की स्ट्रीट मूवमेंट है ये तहरीक इंसाफ की सूबाई हुकूमत या तहरीक इंसाफ के खिलाफ है कि भाई ये लोग नहीं निकाल रहे, ये बाहर नहीं निकल रहे, मैं आ गई हूं। आप असल में बात यह है उमर, पहले तो शुक्रिया कि इसमें ऑफिशियल तरीके से कोई अनाउंसमेंट नहीं है। कहा जाता है जो कि तहरीक इंसाफ के हमारे दोस्त हैं वो कह रहे हैं कि वो अपनी बेटी यानी नवासों से मिलने के लिए चित्राल पहले भी गई और अब दोबारा से चित्राल इसी वजह से वो जा रही हैं। और रास्ते में जैसे एक साबका एक एडवाइजर थे शफकत अयाज, उनकी तरफ से ये इन्विटेशन दी गई है कि रास्ते में हम लोगों से मिलते जाएं, अपने कारकुनों से मिलते जाएं ताकि स्ट्रीट मूवमेंट का नाम भी दे दिया जाए। लेकिन इसमें आप अगर देखें तो जुनैद अकबर से मेरी बजाते खुद
कल परसों बात हुई तो उनका ये कहना था कि कोई स्ट्रीट मूवमेंट का सिलसिला अभी तक केपीके में शुरू नहीं हुआ, अगर होगा तो मैं खुद ऑन फ्रंट हूंगा। और साथ में वज़ीर आला सुहेल आफरीदी को भी दे, इसी तरह उनकी तरफ से भी यही मौक़िफ़ सामने आया है, उनके जो करीबी साथी हैं। तो बेसिकली अलीमा खानम जो है अपनी तरफ से ये स्ट्रीट मूवमेंट का के तहत ये सारे मामला चला रही हैं, और वो बखूबी देख भी रही हैं कि उनके साथ जो है ना कैबिनेट अरकान, ना कैबिनेट के लोग हैं, ना सीएम है, ना सूबाई तंजीम के लोग हैं, लेकिन कारकुनान है। लेकिन ये वो कारकुनान है खासकर कि जो मुख्तलिफ जो तहसील और अजला से होते हुए जो चित्राल की तरफ जाया जा रहा है, कि जो काफी अरसे से इंतजार में थे कि उनसे कोई आकर मिले। और फिर नाम है इमरान खान की बहन का, अलीमा खानम का, तो यकीनन फिर लोग आएंगे। वैसे तो लोग ऑब्वियसली अपनी तंजीम और हुकूमती अरकान जो कि पीटीआई के हैं उनसे उकता चुके हैं, तो उन पर इतना उनका कुछ ट्रस्ट नहीं। और अलीमा खानम जो है फर्स्ट टाइम इस किस्म के इकदाम उठा रही है। मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से कह दूं कि कुछ दिन बाद शायद अलीमा खानम जो है वो पेशावर में भी एक बहुत बड़ी एक मूवमेंट जो है इसका भी बाकायदा आगाज करेगी, और उनके साथ जो होंगे वो लोग होंगे, वो कारकुन होंगे जो कि अक्सर दराज से अली अमीन गवर्नमेंट और अब सुहेल आफरीदी की गवर्नमेंट के भी नाराज। लेकिन यासर मुझे ये बताइए कि पार्टी के जो सदर हैं जुनैद अकबर साहब या पार्टी के जो चीफ मिनिस्टर हैं सुहेल आफरीदी साहब, वो क्यों नहीं है? वो इसको अपने खिलाफ समझ रहे हैं, या वो ये समझते हैं कि चूंकि हमें बताया ही नहीं गया तो हमने उसका हिस्सा नहीं बनना? वो आखिर वो भी तो उनको कहीं ना कहीं ज्वाइन कर सकते हैं या उनके इस्तकबाल कर सकते हैं, उनके ना ज्वाइन करने की क्या वजह है? देखिए ये वाकई एक सवालिया निशान है, लेकिन इसका जवाब कोई नहीं दे पा रहा। अब देखिए सुहेल आफरीदी आज इस्लामाबाद में है और वो वहां पर ऑफिशियल मीटिंग्स कर रहे हैं। इसी तरह जुनैद अकबर जो है वो तो इस्लामाबाद में है, तो उनको इस बारे में बखूबी इल्म है कि अलीमा खानम जो है केपीके के मुख्तलिफ अजला में स्ट्रीट मूवमेंट के तहत मुहिम चला रही हैं। तो असल में प्रॉब्लम यही है कि जो जुनैद अकबर हैं वो इस बारे में शायद नाराज हैं कि उनकी इजाजत बगैर जो है ये मूवमेंट का आगाज किया गया है। बल्कि जो मैं नाम ले रहा हूँ शफकत अयास, उनके बारे में तो काफी उनको वार्निंग्स भी दी गई हैं कि आप इस मुहिम का हिस्सा ना बने, लेकिन वही तमाम मामला जो है संभाल रहे हैं। देखिए वही बात वापस आती है कि अब इनको इतना एहसास होना चाहिए कि ये इमरान खान की बहनें हैं और उनका साथ भरपूर देना चाहिए। इसी इमरान खान की बदौलत इनको हुकूमत मिली भी है और यहाँ पर इख्तियारात उनके पास। आज उनकी बहन जो है तनो तरह इस तरह स्ट्रीट मूवमेंट के तहत मुहिम चल नहीं है, कैबिनेट के लोग भी नहीं है, और लेकिन अली अमीन भी इस मामले को ज्वाइन नहीं कर रहे, तो यकीनन इसके अंदरूनी खाना मामला कुछ और है। अच्छा रियासत अली आज़ाद साहब, मुझे बताइए कि ये जो हम वापस जजेस वाले उस मामले या अपॉइंटमेंट या तहरीक जो है जुडिशल कमीशन के इजलास में आज तहरीक इंसाफ ने बाइकआउट किया। ये बाइकआउट करना, पार्लियामेंट में आप बैठ जाते हैं, स्टैंडिंग कमेटी में आप नहीं बैठते, जजेस के इंटरव्यू में आप बैठ जाते हैं, जो हफ्सा भी बात कर रहे थे, और जहां पे जजेस की तैनातियां होनी हैं, ये तो गवर्नमेंट को वॉकओवर देने वाली बात है ना अपोजिशन की तरफ से भी। ये तो पीटीआई का मुतलका शख्स जो है ना वो इस पे आंसर कर सकता है, उनका क्या मौकफ है या क्या नहीं है। लेकिन मेरी कानूनी तौर पे मेरी जो जाती राय है, मैं समझता हूँ कि उनको अपना वोट कास्ट करना चाहिए। आइदर वे करना चाहिए। देखिए वहां पे आप या तो देखिए इंटरव्यू कमेटी में आप बैठ गए, जब इन्हीं जजेस के इंटरव्यू हो रहे हैं, आधा तीतर आधा बटेर तो नहीं हो सकता ना, ठीक है ना। और अगर ऐसा आपने इंटरव्यू में आपने पार्टिसिपेशन की तो आप जुडिशल कमीशन में भी बैठ के इनके फेवर में या इनके खिलाफ वोट कास्ट करें। और मैं तो बिल्कुल इस चीज का कायल हूं कि कभी भी किसी इलेक्शन का बाइकआउट नहीं करना चाहिए, किसी प्रोसीडिंग का बाइकआउट नहीं करना चाहिए। आप अपनी आउटपुट दे, वहां पे अपोज करें, आप अपना एक मौकफ दें। जब आप नहीं होते तो फिर गल पंजाबी वाली सुंजिया हो जान गलियां ते विच मिर्जा यार फिरे। फिर ये होता है कि फिर जो गवर्नमेंट है वो अपनी मर्जी करती है, वो जो स्याह करे सफेद करे, फिर आपको उसके ऊपर एतराज भी नहीं बनना चाहिए, एतराज भी नहीं करना चाहिए। आपको अपना एक मौकफ देना चाहिए। आपको अवाम ने पार्लियामेंट में भेजा है कि आपकी नुमाइंदगी के लिए, जब आप उनकी नुमाइंदगी नहीं कर रहे तो बेसिकली उससे डेविएशन है। तो साहब मुझे आखिर में आपसे ये जानना है कि ये क्या फैसला है बाइकआउट करने वाला, आधा तीतर आधा बटेर वाला, कि पार्लियामेंट में बैठना है, स्टैंडिंग कमेटियों में नहीं बैठना, जजेस के इंटरव्यू वाली कमेटी में बैठना है, लेकिन जजेस के अपॉइंटमेंट वाले मैटर के ऊपर नहीं बैठना? बाकी कौन से अकल के फैसले हुए हैं यहाँ पे जो अपोजिशन लीडर लगाए गए हैं, उनमें कौन सा अकलमंदी का मुजाहरा किया गया है? इमरान खान साहब के गलत फैसले हैं। ये जो इन्होंने लीडरशिप लगाई है वो उनकी जड़ों में भी बैठी है। ये तो फैसला पीटीआई ने खुद से किया ना, कोई डायला से पैगाम थोड़ी आया। मैं अर्ज कर रहा हूँ ना जी कि ये तो खैर पीटीआई जो है ये
अडयाला से पैगाम अगर आता भी है तो ये कुछ भी नहीं करते ना, ये काबिल नहीं है ना। आप देखें ना, इनकी कैपेसिटी नहीं है ना जी। ये तो गश्त वाली गाड़ी चली गई तो घर में 2-2 महीने नहीं जाते, इनकी गली में से गुजर जाए कोई पुलिस की, तो ये सारे डरते हैं। और इमरान खान साहब को मैंने कहा था कि आप फैसले कर रहे हैं, आपको कॉस्ट करेंगे, कॉस्ट कर गए उनको, पार्टी के कारकुनान को भी। अब पार्टी जो है वो हुई ना हुई एक बराबर है। इमरान खान की ज़ात है, बस उससे लोगों को उम्मीद है। वो उसमें सियासी तौर पे उनसे बड़ा लीडर आज पाकिस्तान की तारीख में कोई भी नहीं है, और ना ही जो कोई माजी जो है मुस्तकबिल करीब में होगा। और ये एक सियासी हकीकत है। बाकी पीटीआई की पार्टी से हुकूमत को बिल्कुल वो उनको पता है कि कौन सी तार हिलाएं तो ये कौन सा साज बजाएंगे। उन्होंने अपोजिशन लीडर जो है वो हुकूमत की मर्जी कर दे दिए। अच्छा। और लगवाने वाली थी अलीमा भी। चले, आप कह रहे हैं कि उनको तार और सास सारे मामले का इल्म है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, वरना जी आप कुछ कह रहे हैं। जिनको इन्होंने लीडर बनाया है इस मूवमेंट के लिए, कुर्द साहब को, वो 2-3 साल पहले जब बलूचिस्तान का यानी कि हमारी सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन हुआ था और बलूचिस्तान से आना था, तो जिनके खिलाफ उन्होंने अब कैंपेन करनी है उन्हीं के कैंडिडेट थे सुप्रीम कोर्ट के अंदर जी। और जिन्होंने आज उन्हें लीडर बनाया है उन्होंने उस इलेक्शन के अंदर उन्हें अपोज किया। तो इट इज ऑल अबाउट द इंटरेस्ट ऑफ पॉलिटिक्स एंड सिचुएशन। सियासत है, सियासत के अलावा कुछ भी नहीं है। मैं अपने चारों मौजूद मेहमानों का, रियासत अली आज़ाद साहब, एहसान खोकर साहब का, फैसल चोर साहब का और पेशावर से यासिर हुसैन साहब का शुक्रिया अदा करूंगा। नाज़रीन, आपने हमारे मेहमानों की गुफ्तगू सुनी। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।